आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने इस चैप्टर में डेमोक्रेसी के चौथे फीचर्स को। चौथा फीचर्स तो हम लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। आपका मेन टॉपिक है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। उसके अंदर 3 टॉपिक हमारा था छोटा छोटा, और तीनों में आपको एक एक फीचर्स देखने को मिला डेमोक्रेसी का। ये हमारा जो है चौथा टॉपिक है और इसमें आपको डेमोक्रेसी का चौथा फीचर्स देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। इस टॉपिक में क्या लिखा हुआ है, और इस टॉपिक में भी आपको एक कंट्री का छोटा सा एग्जांपल लेके बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है जिम्बाब्वे गॉट इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट रूल इन 1980। 1980 में जिम्बाब्वे को पूरी तरीके से आज़ादी मिल चुका था। किससे? वाइट रूल से। वाइट रूल का मतलब है ब्रिटिशर्स से, ठीक है। तो उनको 1980 में यानी कि 1980 में उनको पूरी तरीके से आज़ादी मिल चुका था। आगे, आफ्टर द इंडिपेंडेंस द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाय जानू पीएफ, द पार्टी दैट लीड द फ्रीडम स्ट्रगल। और जब से आज़ाद हुआ जिम्बाब्वे, तब से लेकर यानी कि आज़ादी के बाद जो है अंग्रेज तो वहाँ से चले गए। उसके बाद कंट्री को रूल किसने किया? कंट्री को रूल किया वहाँ के पार्टी ने, और उस पार्टी का नाम था जानू पीएफ। जैसे हमारे इंडिया में जब ब्रिटिशर्स चले गए तो ब्रिटिशर्स के जाने के बाद किस पार्टी ने रूल किया? कांग्रेस पार्टी ने रूल किया। उसी प्रकार से जिम्बाब्वे में अंग्रेजों के जाने के बाद वहाँ का जो पार्टी था, जिम्बाब्वे के लोगों का अपना पार्टी, वो पार्टी का नाम था जानू पीएफ, ठीक है। और ये वहाँ का पार्टी था, और इसी पार्टी ने स्ट्रगल किया था जिम्बाब्वे को आज़ादी दिलवाने के लिए, जिस प्रकार से भारत में कांग्रेस ने किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे हैज़ बिन रूलिंग द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। और इस जानू पीएफ पार्टी का जो लीडर था, उस लीडर का नाम था रॉबर्ट मुगाबे। और इस रॉबर्ट मुगाबे ने आज़ादी से लेकर बहुत लंबे समय तक जिम्बाब्वे को रूल किया, ठीक है। आगे, इलेक्शंस हैव बीन हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वॉन बाय जानू पीएफ। लेकिन यहाँ पे भी एक समस्या था भाई, हर बार इलेक्शन वहाँ पे होता था, लेकिन हर बार जानू पीएफ जो पार्टी था वही बार बार जीत जा रहा था। तो कहीं ना कहीं इसमें हमको गड़बड़ी नज़र थोड़ा सा आ रहा है कि भाई हर बार ये कैसे जीत सकता है, कभी ना कभी तो हारेगा ही हारेगा, है ना। फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। प्रेसिडेंट मुगाबे इज पॉपुलर बट ऑल्सो यूजेज अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस। अब चूंकि रॉबर्ट मुगाबे उस पार्टी का क्या था? लीडर था। तो बाद में वो क्या बन जाता है? जिम्बाब्वे का प्रेसिडेंट भी बन जाता है, ठीक है। तो ये बार बार चुनाव जो जीत रहा था, इसके पीछे का कारण ये था कि ये जो है ना डर्टी पॉलिटिक्स करता था। मतलब कि गलत गलत तरीके को अपना कर ये चुनाव को जीत जाता था, डरा धमका के, पुलिंग बूथ पे कैप्चर करके, है ना। इस तरीके से ये चुनाव को बार बार जीत जाता था। His government has changed the constitution several times to increase the powers of the president and make him less accountable। और इसी के गवर्नमेंट ने, यानी कि जिस पार्टी का रूल रहता है उसी पार्टी का गवर्नमेंट भी रहता है ना। तो इसी पार्टी ने कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत बार चेंज किया, यानी कि जिम्बाब्वे का जो संविधान रहा होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन रहा होगा, उसको इसके गवर्नमेंट ने बहुत बार चेंज किया। और चेंज करके उसमें ये बता दिया गया कि प्रेसिडेंट के पावर को ज़्यादा बढ़ाया गया। मतलब कि यहाँ पे समझिए इस तरीके से कि उसके गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट के पावर को और ज़्यादा बढ़ा दिया, ठीक है। संविधान में लिख दिया कि प्रेसिडेंट का पावर ये सब है, ये सब है, यानी कि एक तरीके से प्रेसिडेंट के पावर को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया, और प्रेसिडेंट को लेस अकाउंटेबल बना दिया। लेस अकाउंटेबल का मतलब यहाँ पे ये हो गया, कुछ भी होगा तो प्रेसिडेंट जिम्मेदार नहीं होगा, तुम अपना समझ लो, इस तरीके से। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि उसी के गवर्नमेंट ने संविधान को बहुत बार बदलाव किया संविधान में, और उसमें जो है प्रेसिडेंट के पावर को बढ़ा दिया गया, और प्रेसिडेंट को जो है लेस अकाउंटेबल कर दिया। मतलब कि प्रेसिडेंट उस चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं होगा जो चीज़ देश में घटेगा, इसके लिए जिम्मेदार तुम लोग खुद रहोगे, इसमें प्रेसिडेंट का कोई हाथ नहीं है। उसके बाद अपोजिशन पार्टी वर्कर्स आर हैरेस्ड एंड देयर मीटिंग डिसरप्टेड। और जो अपोजिशन पार्टी के वर्कर हुआ करते थे, अब चूँकि भाई रूलिंग पार्टी तो यही है जानू पीएफ, इसके अलावा भी अपोजिशन पार्टी होगा। अपोजिशन पार्टी का जो वर्कर होता था ना, उसका जो लीडर होता था, जो वर्कर होता था, उन सबको डराया जाता था, धमकाया जाता था, मारा पीटा भी जाता था, और जहाँ पे उनका मीटिंग होता था उस मीटिंग को भी वो लोग पूरी तरीके से रद्द कर देते थे। अब भाई इनके पास पावर था, पार्टी किसका है? जानू पीएफ पार्टी का वहाँ पे रूल है, तो वो जो चाहेगा वो कर लेगा, है ना। यानी कि अपोजिशन पार्टी के एक भी मीटिंग को वो सक्सेसफुल होने नहीं देता था, है ना। और उसके वर्कर को भी ये मारा पीटा करते थे, ठीक है। उसके बाद पुलिस
पुलिस प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशंस आर डिक्लेयर्ड इलीगल, सॉरी पुलिस नहीं है, पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशंस आर डिक्लेयर्ड इलीगल। अब जरा देखिए, किसी भी कंट्री में यदि कोई गलत चीज़ हो रहा होता है तो लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, आंदोलन करते हैं। वही चीज़ जिम्बाब्वे में भी हो रहा था, लेकिन यहाँ पे पूरी तरीके से पब्लिक प्रोटेस्ट को बैन कर दिया, इलीगल कर दिया। मतलब कि यदि तुम ऐसा करोगे तो फिर तुमको मारा पीटा जाएगा या फिर तुम्हारे ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। तो ये सब चीज़ वहाँ पे हो रहा था। तो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेसी तो नहीं था। ठीक है, आगे देखो, इलेक्शन केवल करा लेना ही डेमोक्रेसी नहीं कहलाता है। इलेक्शन कराने के बाद पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ चलना, लोगों को राइट देना, वो कहलाता है डेमोक्रेसी, है ना। लेकिन यहाँ पे इलेक्शन तो होता था, लेकिन क्या अच्छे तरीके से होता था? क्या लोगों के पास राइट था? नहीं था भाई। तो यहाँ पे हम लोग फुल्ली डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हैं। उसके बाद देयर इज अ लॉ दैट लिमिट्स द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। देखो यहाँ पे एक ये भी नियम बना हुआ था कि प्रेसिडेंट को कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, यानी कि प्रेसिडेंट का कोई आलोचना नहीं कर सकता। जैसे हम लोग कहते हैं ना, इंडिया में तो आम आदमी भी कह देता है कि हमारा प्रेसिडेंट ऐसा है वैसा है इस तरीके से, लेकिन वहाँ पे ऐसा कहने में पाबंदी था कि कोई भी आदमी प्रेसिडेंट के बारे में कुछ गलत नहीं बोलेगा। तो लोग बोलता भी नहीं था, क्योंकि डर था भाई बोलेंगे तो हो सकता है कि उठा के जेल में डाल दे, है ना। आगे फिर बढ़ते हैं। टेलीविजन एंड रेडियो आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गिव ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्जन। अब जरा देखो, जो वहाँ का टेलीविजन था, रेडियो था, न्यूज़पेपर, मैगजीन, जो कुछ भी था, उन सारे को गवर्नमेंट के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता था और उन सारे चीज़ों में वही चीज़ चलता था या फिर वही चीज़ छपता था जो रूलिंग पार्टी चाहता था। और भाई और छपना भी उसको पड़ता था, क्योंकि भाई गवर्नमेंट उसका यदि बात नहीं मानोगे तो हो सकता है कि तुम्हारा टेलीविजन बंद करवा दे, है ना। मैगजीन तुम्हारा जो पब्लिश करते हो उसको बंद करा दे वो, है ना। तो डर के मारन यहाँ पे, डर के कारण लोगों को बात मानना भी पड़ता था। उसके बाद देयर आर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर बट द गवर्नमेंट हैरेसेस दोज जर्नलिस्ट हु गो अगेंस्ट इट। देखिए यहाँ पे इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर भी थे, यानी कि जो हमारे न्यूज़पेपर होते हैं वो भी इंडिपेंडेंट थे, लेकिन उस न्यूज़पेपर में यदि कोई कुछ छापता था जो कि प्रेसिडेंट के खिलाफ होता था, फिर उसके ऊपर कार्रवाई होता था, उनको मारा पीटा जाता था, उनको डराया धमकाया भी जाता था। यानी कि न्यूज़पेपर में भी वही चीज़ छपेगा जो कि प्रेसिडेंट चाहेगा। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट हैज़ इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट्स दैट वेंट अगेंस्ट इट एंड हैज़ प्रेशराइज्ड जजेस। जरा सोचो, यहाँ पे तो मतलब हद हो गया। यहाँ पे कोर्ट के द्वारा यदि कोई नोटिस जाता था प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट उस नोटिस को भी इग्नोर कर देता था कि नहीं हम नहीं जाएंगे। जैसे होता है ना कि कोर्ट से बुलावा आता है कि आपको इस दिन कोर्ट में पेश होना है ना, तो ये पूरी तरीके से उसको मना कर देता था कि नहीं हम नहीं जाएंगे। और दूसरा बात यहाँ पे प्रेशराइज्ड जजेज, मतलब कि जज को ही प्रेशराइज कर देता था कि जज साहब जरा संभल के रहिएगा, कुछ हुआ यदि हुआ तो फिर आपको घर से उठा लेंगे, इस प्रकार का धमकी वहाँ पे मिलता था। मतलब जज को धमकी दिया जा रहा है, सोचो इस तरीके का वहाँ पे सिस्टम था। तो यहाँ से तो हम लोग ये कह सकते हैं कि बिल्कुल भी डेमोक्रेसी यहाँ पे नहीं था। ठीक है, हाँ, बस नाम का डेमोक्रेसी था, यहाँ पे कुछ होता नहीं था डेमोक्रेसी जैसा। सो लास्ट में हम लोग ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। तो यहाँ पे हम लोग डेमोक्रेसी का चौथा फीचर्स ये डिस्कस कर रहे हैं कि देखो भाई, हर चीज़ जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर में होना चाहिए, मतलब कि संविधान के दायरे में सब चीज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट के पावर को बढ़ाने के लिए संविधान को ही बदल देंगे, उसमें ही संशोधन कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि इस तरीके का सिस्टम होना चाहिए कि प्रेसिडेंट को भी जवाब देना पड़े यदि वो कुछ गलती करेगा तो। लेकिन यहाँ पे तो वैसा कोई सिस्टम नहीं था, है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, यानी कि जो भी गवर्नमेंट करेगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर में ही करेगा, उसके ऊपर वो कुछ नहीं कर सकता है, ऐसा नियम होना चाहिए। एंड सिटीजन्स राइट, सिटीजन्स राइट का मतलब यहाँ पे ये है, हाँ, आदमी का जो अधिकार है वो नहीं छीनना है, उसको साथ में लेके चलना है। तो ये हो गया हमारा डेमोक्रेसी का चौथा फीचर्स, कोई डाउट नहीं इसमें। चलिए, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है समरी डेफिनेशन। समरी डेफिनेशन में बेसिकली आपको डेमोक्रेसी का ना 4 डेफिनेशन बताया गया है, वो भी छोटा छोटा, जो कि आपने ऊपर में पढ़ा है। पहला क्या है भाई, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच, पहला है रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस। पहला तो यही है कि अपने रूलर को कौन चुनेगा, पब्लिक चुनेगा, लोग चुनेंगे, और वही जो है मेजर डिसीजन लेगा। पहला ये फीचर्स था हमारा। दूसरा फीचर्स क्या है भाई, इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर। और डेमोक्रेसी में लोगों के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो करंट रूलर को चेंज कर सकता है अगले आने वाले चुनाव में, यानी कि वो यदि गलत काम करेगा तो हो सकता है अगले वाले चुनाव में उसको लोग वोट ना दें और वो हट जाए।
वहाँ से, ये भी सुविधा होना चाहिए डेमोक्रेसी में। उसके बाद चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी आर अवेलेबल टू ऑल दी पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस, ये भी सही बात है, यानी कि हर आदमी के पास बराबर अधिकार होना चाहिए, सबको मौका बराबर मिलना चाहिए, किस बेसिस पर, इक्वल बेसिस पर, यानी कि बराबरी का सबके अंदर में भाव होना चाहिए। ये तीसरा फीचर्स हो गया। और चौथा फीचर्स है द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट। चौथा यही था कि हर, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, उसको संविधान के यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर में रह के ही काम करना पड़ेगा, और उसको जो है ना सिटीजन्स के राइट का भी ख्याल रखना पड़ेगा, यानी कि आम आदमी का जो राइट है उसको भी ख्याल रखना पड़ेगा, उसको वो भंग नहीं कर सकता है, उसको वो बर्बाद नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे जो समरी डेफिनेशन हमारा टॉपिक था छोटा सा, उसमें बेसिकली फीचर्स बताया गया है, चारों फीचर्स जो आपने ऊपर में पढ़ा, और वो भी एक एक लाइन में बताया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपसे पूछ ले कि राइट एनी 3 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी या फिर 4 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो आप यही चारों लिखिएगा। ठीक है, उतना स्टोरी नहीं लिखना है, पाकिस्तान का स्टोरी लिखेंगे, जिम्बाब्वे का लिखेंगे, मैक्सिको का लिखेंगे, चाइना का लिखेंगे, नहीं, वो तो केवल आपको समझाने के लिए दिया गया था कि वहाँ पे कैसा सिस्टम चलता था, लेकिन बस फीचर्स पूछे तो ये 4 फीचर्स आप लिख दीजिएगा। हाँ, लेकिन यदि पाकिस्तान के केस के बारे में पूछ दे तो फिर आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसा आपने समझा है वैसे आपको लिखना पड़ेगा। कोई डाउट नहीं था यहाँ से समझने में? चलिए, अब हमारा टॉपिक शुरू होता है नया, सबसे इंपॉर्टेंट, वो है वाई डेमोक्रेसी। पहला टॉपिक तो हमारा था व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है मालूम चल गया आपको। अच्छा, कोई पूछ दे कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, तो सिंपली आप ये 4 डेफिनेशन भी बोल दीजिएगा ना, तो भी सही है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका वाई डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी ही क्यों, मोनार्की क्यों नहीं, डिक्टेटरशिप क्यों नहीं, डेमोक्रेसी ही क्यों चाहिए, है ना। इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अगले वाले क्लास में। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।